तो सॉल्युबिलिटी के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डिफाइन देखेंगे। तो डिफाइन इसकी क्या है, एक बार देखना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in given amount of solvent at specific किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो उस पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। जितना ज्यादा आपका जो सॉल्यूट है वो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर पे, वो आपको क्या बताएगा, उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बताएगा। क्या बताएगा, कौन कौन से सब फैक्टर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसपे सॉल्युबिलिटी अफेक्ट करती है। तो पहला जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड है आपका टेम्परेचर आपके डिपेंड करेगा कि सॉल्युबिलिटी है वो आपकी ज्यादा है या कम है। और नेक्स्ट आपका क्या है, प्रेशर। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बताएंगे कि आपकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन, किसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर पे कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर, वो आपको क्या बताएगा, सॉल्युबिलिटी बताएगा। कौन कौन से सर फैक्टर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, सर कितने फैक्टर है, पहला क्या है नेचर ऑफ, सेकंड कौन सा है, एंड थर्ड कौन सा है, प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सॉल्युबिलिटी हमको दो सॉल्यूशन में पढ़नी है। कितने सॉल्यूशन में, तो पहला आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका सॉल्यूशन है सॉलिड इन लिक्विड। कौन सा सॉल्यूशन है, तो पहला हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। पहला कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है हमको, सॉलिड इन लिक्विड। तो जो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, बातें नहीं करनी है, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्युबिलिटी देखेंगे। तो जनरली हम देखते हैं कि जो आपका सॉल्यूट क्या लेना है, यहाँ पे सॉल्यूट क्या लेना है, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या लेना है, लिक्विड। तो मोस्टली जो आपके जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड है, वो उसको डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो एनसीईआरटी के अंदर दो एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे आपका एक बोल दिया सोडियम क्लोराइड, क्या है, दूसरा आपका क्या है, शुगर, क्या है। तो सोडियम क्लोराइड और शुगर है वो किसके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, सर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं नेफ्थलीन, क्या लिख रहा हूं, और एक आपको दे रखा है नेफ्थलीन और एंथ्रासिन, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो सारे जो सॉल्यूट है वो आपके गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे। ठीक है, अगर दोनों सेम होंगे तो आप बोलोगे पानी के अंदर स्टोन को डिसॉल्व कर दो, तो सॉल्युबिलिटी बताओ, पानी के अंदर स्टोन डिसॉल्व होगा क्या, नहीं होगा, तो आप सॉल्युबिलिटी नहीं बता सकते। तो किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे। तो मैं यही आपको चीज बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है कि शुगर ले लो या सोडियम क्लोराइड ले लो, वो तो आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। बाई नेफ्थोलिन एंड एंथ्रासिन डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सिमिलरली नेफ्थलीन और जो एंथ्रासिन है वो किसके अंदर डिसॉल्व होंगे, किसके अंदर डिसॉल्व होंगे, ये दोनों बेंजीन के अंदर डिसॉल्व होंगे। फिर NaCl और शुगर फिर वो बेंजीन के अंदर डिसॉल्व। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो आपके पोलर सॉल्यूट होते हैं, क्या होते हैं, वो सिर्फ किसके अंदर डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है, क्या है, नॉन पोलर सॉल्यूट है, वो किसके अंदर डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होंगे। बात समझ में आई। इसलिए कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, कंक्लूजन निकलता है लाइक डिसॉल्व, कोई भी सेम चीज है वो सेम चीज के अंदर ही डिसॉल्व होगी। क्यों होती है, क्योंकि सेम चीज होगी तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल के बीच का, वो भी क्या होता है, सेम। ठीक है, पोलर सॉल्यूट और पोलर वर्ड का मतलब यहाँ पे होता है चार्ज कैरिंग स्पीशीज, क्या होता है। तो यहाँ पे देखोगे NaCl भी आपका क्या है, आयोनिक कंपाउंड है ना, Na+ और Cl
तो ये जो है, और वाटर भी क्या है, H2O, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो जो भी इन दोनों की जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो सिमिलर टाइप की है। इसलिए हमने बोल दिया कि लाइट किसके अंदर डिजोल्व होगा, लाइट के अंदर। पोलर सॉल्यूट है तो वो सिर्फ किसके अंदर डिजोल्व हो सकता है, पोलर सॉल्वेंट में ही हो सकता है, और नॉन पोलर वो किसके अंदर हो सकता है, नॉन पोलर के अंदर। इसलिए हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि लाइट डिजोल्व लाइट। तो ये एनसीईआरटी के अंदर आपको दे रखा है। यहां तक किसी को डाउट है क्या, नहीं है, ठीक है। अब इसी के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कोई भी, देखो सॉल्यूशन कौन सा पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन कौन सा पढ़ रहे हैं हम, सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूशन के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं सर, सॉल्युबिलिटी, किसकी बात कर रहे हैं। तो कोई भी सॉल्यूट को, अच्छे से सुनना, कोई भी सॉल्यूट को, सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, सॉलिड, ठीक है। हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर, किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे कितनी प्रोसेस होती है, दो प्रोसेस होती है। कितनी प्रोसेस, कोई भी whenever a solute dissolve in liquid, कोई भी आप सॉल्यूट है, सॉलिड है, उसको किसमें डिसॉल्व कर रहे हो, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, तो वहां पे क्या, कितनी प्रोसेस होगी, दो। एक प्रोसेस जैसे, सुनो अच्छे से, आपने सॉलिड को या सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व किया सॉल्वेंट के अंदर, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो क्या होगा, जब भी आप सॉल्यूट को किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हो सर, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने से उस जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी या हाई हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिसॉल्यूशन। क्या कहते हैं, डिसॉल्यूशन। तो ये पहली प्रोसेस कौन सी हो गई। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ पार्टिकल्स तो डिसॉल्व हो गए, और डिसॉल्व होकर कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्या कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन कुछ आपके सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे सर, कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे, और टकराने से वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से ही दूर हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो जब भी हम किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर, तो कुछ सॉल्यूट तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व, और कुछ हो जाता है सेपरेट। तो डिसॉल्व होने से कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, और डिसॉल्व हो रहा है, इसलिए उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिसॉल्यूशन। क्या नाम है। और कुछ आपके जो सॉलिड पार्टिकल थे वो आपस में कोलाइड करके सॉल्यूशन से क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। इस प्रोसेस का नाम क्या है। तो कभी भी हम सॉलिड पार्टिकल्स को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर या लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो आपके पास कितनी प्रोसेस देखी जाती है, दो। कितनी प्रोसेस, दो प्रोसेस देखी जाती है। और इन्हीं दो प्रोसेस को हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो इनको अपन को अच्छे से एक बार पढ़ना है, ठीक है। तो पहली प्रोसेस कौन सी है, डिसॉल्यूशन, और दूसरी कौन सी है, क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता। ये प्रोसेस कब तक चलेगी, ये दोनों प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन, एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सबको पता है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, हमको देखो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इससे क्या बनता है। अच्छा, इक्विलिब्रियम हो रहा है तो साइन कैसा लगाऊंगा, इक्विलिब्रियम प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल का साइन ऐसा आएगा क्या बेटा, मतलब द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ, वेरी गुड, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही है, तो एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, क्या होगा, रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इसके इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ सर क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाएगी। समझ में आया। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही दे रखा है, और ये आपको पता होना चाहिए। फिर एनसीईआरटी के अंदर दो आपके सॉल्यूशन की डेफिनेशन दे रखी है, जो हमने छोटी क्लास में भी पढ़ी है। एक कौन सा सॉल्यूशन है, और एक कौन सा सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, सैचुरेट हो गया। सैचुरेट मतलब उसकी लिमिट क्या हो गई, खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई। मतलब यहाँ पे आप कितना भी फिर सॉल्यूट डालोगे, फिर वो डिसॉल्व होने वाला नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है एनसीईआरटी में, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया। लेकिन ये नो हटा दो, आप कितना भी मोर अमाउंट ऑफ
सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आप कंटिन्यू डिसॉल्व कर रहे हो एक गिवन टेम्परेचर पे और सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है, तो सॉल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड। कैसा है? लेकिन एक लिमिट क्रॉस होगी, आप डिसॉल्व कर रहे हो फिर भी आपका सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर, मतलब कैसा सॉल्यूशन है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ रहे थे? पहले अपन किसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं? सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर कितनी प्रोसेस और दोनों प्रोसेस आपस में क्या हो जाएगी? दोनों प्रोसेस आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कब होगी? एट इक्विलिब्रियम पे दोनों प्रोसेस क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड और लिक्विड की, सॉलिड और लिक्विड की, वो किस पे डिपेंड करती है? तो मैंने बताया था पहला, नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, तो इनके नेचर पे डिपेंड करती है। लाइक डिजल लाइक बता दिया मैंने अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब और क्या था? टेम्परेचर ऑन। तो इधर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ, सर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या टॉपिक है? समझ में आ रहा है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी किसकी? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी, वो देखना है। तो आपको पता है अगर आपकी प्रोसेस है वो कितने टाइप की होती है? प्रोसेस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपकी रिएक्शन कितने टाइप की? दो टाइप की। कितने टाइप की? एक एंडो और दूसरी एक्सो। अच्छा, हमने पढ़ा था कि जो डेल्टा एच होता है सॉल्यूशन का, ठीक है, वो एंडोथर्मिक के लिए ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव होता है क्या? ठीक है, लेकिन एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा सॉल्यूशन एंथैल्पी चेंज क्या होता है? लेस देन, मतलब एंथैल्पी क्या होगी? और एंडोथर्मिक में एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी? तो ऐसा देखते हैं कि एंडोथर्मिक के अंदर जो आपका टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन एक्सोथर्मिक के अंदर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसे भी याद रख सकते हो कि इधर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो समझ जाओ एक बढ़ेगा तो एक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ रहे थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो टेम्परेचर बढ़ने और घटने से सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को जो आप लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? तो आपको डिपेंड करना है कि आपकी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक या अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन एक्सोथर्मिक के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। किसकी कम हो जाएगी? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की। सर समझ में आया? ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है? तो हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ, वेरी गुड, इफेक्ट ऑफ, दिस इज योर सेकंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का इफेक्ट पढ़ना है कि प्रेशर को चेंज करने से, प्रेशर को चेंज करने से सॉल्युबिलिटी में कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपको क्या लिखना है? ठीक है, डू नॉट इफेक्टेड या फिर लिख देना अनअफेक्टेड। क्या लिख दोगे? ठीक है, या फिर शॉर्ट में लिख देंगे इट डज नॉट इफेक्टेड या रिमेन अनचेंज। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिकॉज ऐसा क्यों है? बिकॉज आपकी जो सॉलिड और लिक्विड दोनों है, सॉलिड और लिक्विड है, वो ऑलमोस्ट क्या है? दोनों आपके है इनकम्प्रेसिबल है। क्या है? इनकम्प्रेसिबल है। सॉलिड आपको पता है सॉलिड तो इनकम्प्रेसिबल है, ये सॉलिड है, स्टाइलस इसको मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, ये कंप्रेस हो रहा है क्या? तो प्रेशर कितना भी लगाने से सॉलिड पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। और लिक्विड भी आपका ऑलमोस्ट क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल। इसलिए दोनों सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कौन सा पढ़ना है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉलिड एंड लिक्विड पढ़ लिया। अब अपन सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे जब आपका सॉल्यूट होगा गैस और सॉल्वेंट होगा लिक्विड। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सो द solubility of gas in liquid is depend on pressure as well as temperature। किस पे डिपेंड करती है? सर solubility है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर पे डिपेंड करती है। और सेकंड किस पे डिपेंड करती है? तो दोनों चीज हमको पढ़नी है। तो पहले किसका पढ़ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ, पहले पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
तो प्रेशर का इफेक्ट देखा गया है। तो एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, डायग्राम बना हुआ है, दिख रहा है आपको डायग्राम? ऐसे करके दो कंटेनर बने होंगे, ठीक है, दिख रहा है आपको? इसको एक बार बना देते हैं ना। फिर यहाँ पे इस प्रकार से एक पिस्टन लगा है, ठीक है, मैं गैस को कौन से कलर से बना रहा हूं और गैस को किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, और लिक्विड कौन से कलर का होगा, कौन से कलर का होगा, ब्लू। कौन से कलर का है? यहां पे भी अगेन गैस है, गैस किसके अंदर डिसॉल्व हो रही है, किसके अंदर डिसॉल्व हो रही है, लिक्विड के अंदर। यहाँ पे जो अपन ने वेट रखा है, क्या रखा है, इस वेट को क्या बोला है, एक ब्लॉक रखा, उसका वेट कितना है, लेकिन यहाँ पे हमने कितने ब्लॉक रखे हैं, उसका वेट W1, W2 और W3, ठीक है। अब देखो ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पे नीचे आपके क्या है, सर ये लिक्विड है, क्या है, और ये क्या है आपके पास, सिमिलरली आपके पास क्या है, और ये क्या है। तो देखो हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये पढ़ रहे हैं क्या। तो जब किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो पहले किसका इफेक्ट पड़ रहा है, कि प्रेशर लगाने से देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या किसकी सॉल्युबिलिटी, गैस की, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। कोई डाउट बेटा? हाँ, तो प्रेशर लगाना है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना आप पर्टिकुलर कोई एरिया उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं वो आपका क्या डिफाइन करेगा, प्रेशर। अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है या इस वाले में ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे आपने अगर एक ही पिस्टन लिया था, उसका वेट था W1, क्या था, तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है कम एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। पहले डायग्राम में आपका प्रेशर कम लग रहा है, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर वो अच्छे से गैस आपकी घुल नहीं पाई है, मिली है अच्छे से डिसॉल्व। लेकिन जब भी आपने फोर्स ज्यादा लगा दिया पर्टिकुलर एरिया पे, मतलब इट मींस यू हैव इंक्रीज्ड द प्रेशर, आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो जो आपकी गैस थी वो देखो लिक्विड के अंदर क्या हो गई, अच्छे से डिसॉल्व हो गई। क्या हो गई, ये आपने जनरल लाइफ में भी देखा होगा, सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, तो आप जैसे ही उसको ओपन करते हो तो उसमें से गैस निकलती, कौन सी गैस होती है वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। कौन सी होती है, ठीक है। तो उसको हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। जो बोतल होती है ना, उसको हाई प्रेशर पे शील्ड करते हैं, हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर, वो किसने बताई, तो एक साइंटिस्ट का नाम था हेनरी। क्या नाम था, तो हेनरी ने क्या दिया, किसके ऊपर लॉ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हेनरी ने बोला सॉल्युबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन से। किससे करते हैं, तो हेनरी ने बोला ही एक्सप्रेस्ड दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसके बारे में बात कर रहे हैं, टेम्परेचर को तो क्या रखना है, सिर्फ किसको चेंज करना है, प्रेशर को। तो इधर बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इसका पार्शियल प्रेशर कौन से फेज में, इन वेपर फेज। कौन सा फेज, इन वेपर फेज इज डायरेक्टली proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और मोल फ्रैक्शन के मतलब ही किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, मतलब प्रेशर और जो सॉल्युबिलिटी है वो एक दूसरे के क्या है, मतलब आप प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, किसकी, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की। तो ये किसने बताया, हेनरी, ठीक है, हेनरी लॉ स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। मतलब जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काई, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो ये इस लॉ को क्या कहते हैं, हेनरी लॉ। तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं क्या आता है, कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट को क्या लिखते हैं, तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला क्या बन गया। सर बुक में ग्राफ भी दे रखा है, क्या दे रखा है बुक में,
It is the graph between mole fraction and partial pressure, and we know that they both are very linearly. दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। किसी को डाउट? सर ये इसका नाम क्या है? हेनरी। सर हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला बताओ। हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? P अपॉन। इसमें इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपकी जो KH है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? काई के। किसके है? मतलब KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? हायर द वैल्यू ऑफ KH फॉर डिफरेंट गैसेस, लोअर द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी। KH की वैल्यू जिसकी जितनी सॉल्यूशन की ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी। समझ में आया? ठीक है, मतलब इन दोनों का अगर ग्राफ बनाते हैं, किसका? सर KH और काई का ग्राफ बनाते हैं तो कैसा आएगा? हाइपरबोला। कैसा आएगा? कोई दिक्कत वाली बात? ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ कैसा आएगा, और इनवर्सली हो तो? कोई डाउट है यहाँ पे? जो KH है, अब यहाँ पे पता चल गया कि KH की वैल्यू है। सर KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम। और KH किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? जो हेनरी कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के लिए। और ये मोस्टली किसके लिए होता है? सर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो मोर कंफर्टेबल रहते हैं कोल्ड वाटर में। किसमें? एज कंपेयर टू वार्म वाटर। ऐसा क्यों है? क्यों है? क्योंकि जैसे टेम्परेचर, देखो ठंडे पानी का टेम्परेचर क्या होगा? तो टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी, क्योंकि they both are inversely proportional to each other. Is that clear? That's why whenever the temperature is lower, and we know that the temperature is lower for cold water, ठीक है, तो टेम्परेचर कम होगा, then the solubility of oxygen in water is more। और पानी के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन डिजोल्व होता है ना। तो जितने भी एक्वेटिक स्पीशीज है वो ऑक्सीजन जो लेते हैं वो किससे लेते हैं? पानी से लेते हैं, क्योंकि पानी के अंदर क्या है? H2 प्लस O2 ऑक्सीजन है ना। समझ में आया? एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो एनसीईआरटी के अंदर कितने आपको दे रखी है एप्लीकेशन? 3। ठीक है, तो पहली जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपकी है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर। ठीक है, द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, आपने देखा होगा, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया जब हेनरी लॉ पढ़ा हुआ था कि जो भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर होते हैं उनके अंदर आप जैसे ओपन करते हो उसके अंदर गैस होती है। कौन सी गैस होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो उसको जो बोतल होती है ना उसमें क्या करते हैं? हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं गैस। अगर आपको नॉर्मली पानी है उसके अंदर गैस मिलानी मिल जाएगी क्या? अगर आपको लिक्विड के अंदर गैस मिलानी तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, कंप्रेस करके उसके अंदर गैस को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ की इसकी पहली एप्लीकेशन किसके अंदर काम आती है? सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर। सर जो सेकंड वाली एप्लीकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है? स्कूबा डाइवर। ये ड्राइवर नहीं है, डाइवर्स है। ठीक है, स्कूबा डाइवर्स पता है आपको? पानी के अंदर वो नीचे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे पानी के नीचे वो जाएगा स्कूबा डाइवर, सुनना, अंडरग्राउंड जाएगा तो जितना नीचे जाएगा वहां पे प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? प्रेशर नीचे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? कम होगा बेटा। क्या होगा? अगर प्रेशर कम होगा, सुनो, प्रेशर क्या होगा? क्या बढ़ेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, और जो पानी के अंदर जो जा रहा है तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? वाटर का। जैसे ही आप नीचे जाओगे, जितना डीप में जाओगे तो उधर आपका प्रेशर वाटर का क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? अभी वाटर की प्रेशर की बात चल रही है क्योंकि आपका सॉल्यूशन कौन सा बन रहा है? गैस इन लिक्विड। तो जैसे नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी। लेकिन जब वो स्कूबा डाइवर सरफेस पे आएगा, कहाँ आएगा? सरफेस पे आएगा ना, वाटर सरफेस पे। ठीक है, उस सतह पे आएगा, पानी के सरफेस पे आएगा, तो वहां पे आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर कम होते ही सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? किसकी सॉल्युबिलिटी? गैस। और आपके ब्लड में कौन कौन सी गैस है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अभी लिखा ना मैंने, ऑक्सीजन और, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? जो आपके नाइट्रोजन गैस की आपकी बॉडी के अंदर जो है
ठीक है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड के अंदर वो क्या हो जाएगी, कम। तो नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनने चालू हो जाएंगे। क्या बनने चालू हो जाएंगे? और इसके वजह से आपकी जो ब्लड कैपिलरीज है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक। क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? बैंड। क्या कहते हैं? ये बहुत पेनफुल होता है, डेंजरस टू लाइफ होता है। इसलिए इसका प्रिवेंशन क्या है? जितने भी स्कूबा डाइवर है वो साथ में क्या लेके जाते हैं? टैंक लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? एयर डाइल्यूटेड टैंक। क्या लेके जाते हैं? अब इसमें कितनी गैस होती है? 3 गैस। कितनी गैस होती है? पहली कौन सी, दूसरी कौन सी? नाइट्रोजन। और थर्ड कौन सी? सर हीलियम 11.7% होती है। कितनी होती है सर? नाइट्रोजन 56.2% होती है। और आपकी ऑक्सीजन कितनी होती है? 32.1%। इवन आपको परसेंटेज भी याद रखने हैं, रख लोगे, ठीक है। तो स्कूबा डाइवर नीचे जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी तो बढ़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन जैसे स्कूबा डाइवर ऊपर आएगा तो सरफेस पे आएगा, वाटर सरफेस पे, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो जो नाइट्रोजन गैस है वो ब्लड के अंदर उसके बबल्स बनने चालू हो जाएंगे और एक आपको बीमारी हो जाएगी, एक मेडिकल कंडीशन हो जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं? बैंड्स। ये बहुत पेनफुल होता है, डेंजरस होता है लाइफ के लिए। इसलिए स्कूबा डाइवर्स इसको अवॉइड करने के लिए क्या लेके जाते हैं? और उसके अंदर कौन कौन सी एयर डाइल्यूट होती है उस टैंक के अंदर? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हीलियम सर कितनी होती है? 11.7%। नाइट्रोजन कितनी होती है? 56.2%। और ऑक्सीजन कितनी होती है? 32.1%। तो ये कितनी एप्लीकेशन हो गई? 2। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी है? एप्लीकेशन थर्ड। एप्लीकेशन थर्ड में क्या? एट हाई एल्टीट्यूड। आपने देखा होगा कि हम माउंटेन्स वगैरह पे चढ़ते, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे प्रेशर क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? प्रेशर कम होता है तो आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है ना, ब्लड के अंदर आपके हीमोग्लोबिन के अंदर आपका जो रेड कलर का पिगमेंट है उसके साथ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? अब वो ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए आपकी बॉडी एकदम वीक हो जाती है। क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। आपको कुछ भी प्रॉपरली सोच, यू आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली। और ये इस सिम्टम्स को हम कहते हैं एनोक्सिया। क्या कहते हैं? इसलिए ऊपर जाओगे तो साथ में क्या लेके जाना है? ऑक्सीजन का टैंक लेके जाना है। क्या लेके जाना है? हाँ, ऑक्सीजन लेके कैरी करके जाते हैं। आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो साथ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए आपको ऑक्सीजन लेके जाना है। तो आपके पास कितनी एप्लीकेशन है? पहली समझ में आ गई, सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक। दूसरी कौन सी है? बैंड्स। और बैंड्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या लेके जाते हैं? टैंक में कितनी गैस? 3। ठीक है। उसके बाद एनोक्सिया। तो ये आपकी हो गई एप्लीकेशन कंप्लीट। ये आपकी हेनरी लॉ यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसकी आपको लिमिटेशन पढ़नी है तो लिमिटेशन भी पढ़ लेते हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की लिमिटेशंस पढ़ेंगे तो आपके पास हेनरी लॉ की कितनी लिमिटेशन है? 3 लिमिटेशन है, बुक में नहीं दे रखी, अच्छे से देखना कि जो आपका हेनरी लॉ है, अगर ये तीनों कंडीशन अगर अप्लाई नहीं होती है तो वहां पे हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा। पहला है प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। प्रेशर शुड नॉट बी वेरी, आपको प्रेशर ज्यादा नहीं लगाना है। इतना ही ज्यादा प्रेशर लगाओगे आपका सॉल्युबल ही नहीं हो तो वो सेंस नहीं है। दूसरा चीज क्या है? टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। ठीक है। जो आपका टेम्परेचर है वो ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या सर? नेक्स्ट जो आपने क्या डिजोल्व कर रहे हो? गैस। ठीक है। जो गैस डिजोल्व कर रहे हो किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। वो आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए वरना वो डिजोल्व नहीं होगा। द गैस शुड नॉट रिएक्ट विद गुड, क्या है बेटा? लिक्विड, उसके साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो हेनरी लॉ के कितने लिमिटेशन? हेनरी लॉ के कितनी एप्लीकेशन? हेनरी लॉ के अंदर कितने ग्राफ? कोई डाउट? एक क्वेश्चन भी बना दिया यहाँ से, तो यहाँ पे हेनरी लॉ पूरा कंप्लीट होता है।